फर्ज कीजिए सोनू और मोनू दो जुड़वा भाई हैं। एक ही स्कूल में पढ़ाई करते हैं और एक ही कॉलेज में दाखिला लेते हैं। सोनू डॉक्टर बन जाता है और मोनू इंजीनियर। मोहल्ले में भाइयों को अब तक डॉक्टर सोनू और इंजीनियर मोनू के नाम से जाना जाता था। एक दिन किसी गलतफहमी के चलते मोनू पर चोरी का इल्जाम लगता है और उससे हो जाती है जेल। अब मोहल्ले के लिए सोनू तो डॉक्टर सोनू ही है, लेकिन मोनू बन जाता है चोर मोनू। मोहल्ले वाले उसे इसी नाम से बुलाने लगते हैं। लोग कहते हैं देखो, एक ही घर में परवरिश हुई, एक ही माँ बाप का खून, फिर भी दोनों भाई कितने अलग अलग। कुछ सालों बाद असलियत सामने आती है। पता चलता है कि चोरू मोनू ने नहीं, किसी और ने की थी और मोनू जेल से रिहा हो जाता है। चूंकि उसकी बेगुनाही साबित हो चुकी है, इसलिए वो मोहल्ले वालों से कहता है उसे चोर मोनू कहकर ना बुलाया जाए। मोहल्ले वाले कहते हैं ठीक, अब से तुम्हारा नाम मोनू जो चोर नहीं है हो जाएगा। इसके बाद मोनू का नाम जब भी लिया जाता है साथ में जोड़ा जाता मोनू जो चोर नहीं है। अब सवाल यह है कि तर्क की दृष्टि से कोई भी मोनू को चोर नहीं कह रहा। इसके बावजूद मोनू सदा सदा के लिए चोर हो गया है। मोनू जो चोर नहीं है और चोर मोनू, इन दो नामों के बीच ही आज की कहानी का सारा मर्म छुपा है। और ये कहानी सिर्फ एक मोनू की नहीं है, बल्कि समाज के एक बहुत बड़े तबके की है, जिनके लिए कहा गया कि तुम अपराधी नहीं हो, पर जब भी तुम्हारा नाम आएगा साथ ही जोड़ा जाएगा वो जो अपराधी नहीं है। क्या है ये कहानी, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 12 अक्टूबर है और आज की तारीख का संबंध है एक काले कानून से। किसी बुरी चीज को काला कहना भी रंगभेद का अवशेष है, इसीलिए हम इसे काला न कहकर गोरा कानून कहेंगे। गोरू नहीं बनाया भी था तो उस लिहाज से भी सही बैठता है। 1857 की क्रांति में ब्रिटानिया सल्तनत के खिलाफ पहली बार एक व्यापक विद्रोह हुआ। आदिवासी और घुमंतु जनजाति के लोगों ने इसमें बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। इसके तुरंत बाद पुलिस ने समाज में अलग अलग तबकों को आपराधिक घोषित करना शुरू कर दिया। अपराधी नहीं, आपराधिक, इनकी टेंडेंसी ऐसी है। हालांकि ऐसा कोई कानून नहीं था और तब अदालत ने भी ऐसे किसी पूर्वाग्रह को गलत ही माना। तब सरकार को लगा कि इसके लिए एक कानून बनाना चाहिए। 1870 में ऐसे एक कानून पर चर्चा शुरू हुई। 1871 में ब्रिटिश संसद में बिल पेश हुआ। बिल पेश करने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम था टीवी स्टीफेंस। टीवी वाला ही लॉजिक लगाते थे ये। इन्होंने कहा, प्राचीन काल से लोग जाति व्यवस्था के हिसाब से ही अपना काम चुन रहे हैं। भारत की बात कर रहे थे वो। बुनाई और बढ़ई जैसे काम वंश में चलते आए हैं। इससे जाहिर है कि अपराधी भी वंश के हिसाब से आगे बढ़ता रहेगा। अपराध ऐसे वंशानुगत अपराधी रहे होंगे जिन्होंने अपने पूर्वजों से पेशा अपनाया होगा। बाप चोर है तो बेटा भी चोर है। बिल पर बात रखते हुए एक अंग्रेज दार्शनिक जेम्स स्टीफेंस ने कहा, जब हम पेशेवर अपराधियों की बात करते हैं तो इससे हमारा मतलब उन जनजातियों से है जिनके पूर्वज आदिकाल से अपराधी रहे हैं। ऐसी जनजातियां अपराध करने के लिए अभिशप्त हैं और उनके वंशज भी तब तक अपराध करते रहेंगे जब तक ठगों की तरह इनकी पूरी जनजाति का सफाया नहीं कर दिया जाता। इस जीनियस लेवल तर्क के आधार पर आज के दिन यानी 12 अक्टूबर 1871 को यह बिल पास किया गया। नया कानून बना जिसे नाम दिया गया क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, CTA, यानी आपराधिक जनजाति कानून। सबसे पहले यह कानून उत्तर भारत में लागू किया गया। जिन जनजाति के लोगों को CTA में शामिल किया गया उनके लिए कुछ चीजें अनिवार्य कर दी गई, जैसे थाने जाकर खुद को रजिस्टर करवाना, लोगों की पहचान कर उन्हें लाइसेंस देना। कानून के तहत एक से दूसरी जगह जाते हुए अगर आप बिना लाइसेंस के पकड़े जाते तो 3 साल की जेल का प्रावधान था। कानून में यह भी जोड़ा गया कि पुलिस बिना किसी कारण आपराधिक जनजाति के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर सकती है। आदिवासी और बंजारे कहे जाने वाले इन लोगों की जिंदगी नर्क बना दी गई। इस कानून के बाद टैक्स लेने का काम जमींदारों को सौंप दिया गया था। उन्होंने इस जनजाति समूह के लोगों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया। इधर उधर घूमकर अपना पेट पालने वाले लोगों के लिए आजीविका के सारे साधन खत्म होने लगे। इस कानून को अपराध रोकने के नाम पर लाया गया। असर हुआ ठीक उल्टा। रोजी रोटी के लाले पड़े तो लोगों ने चोरी डकैती के काम शुरू कर दिए। सरकार ने कहा, देखो हम बोल रहे थे ये लोग चोर हैं, चोरी कर रहे हैं। इसके बाद कानून को और सख्त करते हुए 1876 में CTA को बंगाल और मद्रास में भी लागू कर दिया गया। इस गोरे कानून का सबसे बड़ा दंश झेला बच्चों ने। 1897 में इस कानून में एक संशोधन जोड़ा गया। इसके तहत प्रांतीय सरकारों को यह शक्ति मिली कि वो आपराधिक जनजाति के बच्चों को उनके माता पिता से अलग कर दे। इन बच्चों के लिए अलग सेटलमेंट बनाए गए। वहां इन बच्चों के रिफॉर्म के लिए शिक्षा दी जाने लगी। चीन में वीगर मुसलमानों के साथ जो हो रहा है या फिर यूएस में जो इंडियंस के बच्चों के साथ हुआ था पहले, बिल्कुल वैसा यहां पे हो रहा था। अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द है
जेनोसाइड, यानी एक विशेष धर्म जाति समूह के लोगों को निशाना बनाना। ट्रांसजेंडर समुदाय, उनकी भी बात करते हैं। भारत में उस दौरान ट्रांसजेंडर समुदाय खुद को किसी विशेष जनजाति से जोड़कर नहीं देखता था, लेकिन उन्हें भी इस कानून के तहत आपराधिक घोषित किया गया। उन्हें 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया, या तो वो इज्जतदार हो सकते थे या फिर संदेहजनक। संदेहजनक होने का क्राइटेरिया था महिलाओं की तरह कपड़े पहनना और पब्लिक में परफॉर्म करना, यानी नाच गाना करना वगैरह। कानून के तहत जो लोग ऐसा करते उन्हें जेल में डाले जाने का प्रावधान था। 1930 में गुलामी की सुरंगों से आज़ादी की किरणें छनकर आने लगी तो सीटीए पर भी बवाल मचा। नेहरू ने तब कहा, सीटीए के राक्षसी प्रावधान नागरिक स्वतंत्रता की उपेक्षा करते हैं। किसी भी जनजाति को इस प्रकार अपराधी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। ये कानून सभ्य समाज के सिद्धांतों के खिलाफ है। खैर, 1947 में सुरंग पार हुई और आज़ादी की सुबह आई। नए संविधान और कानूनों पर चर्चा शुरू हुई तो अंग्रेजों के बनाए कानूनों को रिव्यू किया गया। घड़ी की सुई सबसे पहले सीटीए पर ही अटकी। एक आज़ाद देश में ऐसा कानून किसी को मंजूर नहीं था, तो 1949 में सीटीए को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद 1952 में सीटीए में शामिल करीब 200 जनजातियों को विमुक्त घोषित कर दिया गया। विमुक्त यानी एक्स क्रिमिनल्स। पिक्चर का हैप्पी एंड यही हो जाना चाहिए था, लेकिन अंग्रेज गए पर अंग्रेजियत साथ नहीं ले गए, वो यहीं रही। विलन ने बैकडोर से दोबारा एंट्री मारी। सरकार ने उसी साल एक नया कानून पास किया, हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट, यानी आदतन अपराधियों के लिए कानून। क्या था इस कानून में? कानून के तहत आदतन अपराधी वह व्यक्ति है जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रभावों का शिकार रहा हो। इन प्रभावों के कारण ऐसे व्यक्ति को अपराध की आदत लग गई हो और वो समाज के लिए खतरा हो। यानी नया लबादा पहनकर सरकार ने एक मरे हुए कैरेक्टर को दोबारा इंट्रोड्यूस कर दिया था, मरे हुए कानून को दोबारा लागू कर दिया था। अंग्रेजों ने जिन्हें जन्मजात अपराधी कहा था, नए कानून में उन्हें आदतन अपराधी बताया गया। कानून के तहत ऐसे हैबिचुअल ऑफेंडर्स को लिस्ट किए जाने और उन पर निगरानी बनाए रखने का प्रावधान था। नाम बदल दिया गया, लिस्ट कमोबेश वही रही। 6 अक्टूबर के एपिसोड में हमने आपको आईपीसी के बारे में बताया था। न्याय की मूल अवधारणा है कि जब तक दोष आपका साबित न हो, आपको निर्दोष माना जाए। ये कानून इस अवधारणा का सरासर उल्लंघन करता था। असर सिर्फ कानून तक सीमित नहीं रहा। समय के साथ जनजातियों की आपराधिक पहचान को न केवल पुलिस और प्रशासन बल्कि समाज ने भी आत्मसात किया। नया कानून इस समस्या का सिर्फ एक पहलू था। विमुक्त शब्द इन जनजातियों के लिए हमेशा का कलंक बन गया। आप कहेंगे इस एक शब्द का क्या असर होगा? इसके लिए कुछ साल पहले का एक किस्सा सुनिए। 21 दिसंबर 2000 को द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी। बाडी हाउस यू रोड स्थित एक बंगले में 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 93 साल की डॉली अबारी, उनका बेटा रूसी उम्र 71 साल और बहू रोशन उम्र 70 साल। हत्या तब की गई थी जब रात में तीनों सो रहे थे। घर से पैसा और जेवरात गायब थे, जिसका मतलब था कि लूट के इरादे से हत्या हुई है। सिलसिलेवार तरीके से बूढ़े लोगों की हत्या का यह इकलौता मामला नहीं था। पुलिस पर दबाव था कि केस को जल्द सुलझाया जाए। पुलिस के हिसाब से केस जल्द सुलझा भी लिया गया 2 साल में। हत्या के शक में 3 लोगों को पकड़ लिया गया। पकड़े जाने की खबर जब एक अखबार में छपी तो उसकी हेडलाइन थी, यू रोड पर ट्रिपल मर्डर केस में पारधी पकड़े गए। अब ये पारधी है, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है। पारधी पूरी एक जनजाति का नाम है और ये सरकार द्वारा चिन्हित विमुक्त जनजातियों का हिस्सा है। अगर इसी हेडलाइन में ये लिख देता कोई कि ह्यू रोड पर हुए ट्रिपल मर्डर में बनिए पकड़े गए या ह्यू रोड पर हुए ट्रिपल मर्डर में ब्राह्मण पकड़े गए, तो हंगामा खड़ा हो जाता। हंगामा होना लाजमी भी है, क्योंकि एक पूरी जाति या समाज के लोगों को चंद लोगों की करामात के लिए दोषी तो नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन पारधियों के नाम से किसी को फर्क नहीं पड़ा। पंजाब में सांसी, महाराष्ट्र में पारधी, गुजरात में वाघारी, पश्चिम बंगाल में लोढ़ा जैसी आज भी कई विमुक्त जनजातियां हैं जिनको समाज में अपराधी की दृष्टि से देखा जाता है। करोड़ों लोग इस तरह आज भी एक तरह से बहिष्कृत हैं। इनके रहने का ठिकाना है गांव के बाहर की झोपड़ियां या फिर शहरों में फुटपाथ। इनके बच्चों को स्कूल जाने का मौका मिल भी जाए तो वहां उन्हें अपराधी कहकर ताना मारा जाता है। बहुत कम लोग अपने यहाँ उन्हें नौकरी देने के लिए तैयार होते हैं। ये सब आज भी लागू होता है सीटीए निरस्त होने के आधी सदी के बाद। आज़ादी के बाद से विमुक्त जनजातियों के उत्थान के लिए कुल 8 कमिटीज और 2 राष्ट्रीय आयोगों की सिफारिशें पेश हो चुकी हैं, लेकिन आरक्षित वर्ग में शामिल न होने के कारण इन्हें सरकार की अधिकतर योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल पाता। विमुक्त और खानाबदोश जनजातियों के रूप में जानी जाने वाली इन सामाजिक श्रेणी में आज भी भारत के 6 करोड़ लोग शामिल हैं। आरक्षण की जोरदार बहसों में इन लोगों का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। असंगठित होने के कारण राजनीतिक वर्ग में भी इनकी आवाज़ उठती नहीं दिखती। 6 करोड़ आपको अगर कम लगता है भारत की आबादी के आसपास, तो ये समझ लीजिए कि एमपी की आबादी 7 से 8 करोड़ है। मतलब आप
उससे कंपेयर करके देख सकते हैं। बहुत सारे स्टेट्स की आबादी 6 करोड़ नहीं है, मतलब इतने सारे लोगों को आपने क्रिमिनल का लेबल लगाया हुआ है। और ये सब तब हो रहा है जबकि सामाजिक न्याय की बहसों में इन लोगों का नाम सबसे आगे होना चाहिए था। अश्वेत लोगों के साथ हुए अन्याय की कहानी हो या यहूदी नरसंहार, ट्विटर हैशटैग्स में अन्याय की ये कहानियां आए दिन दाखिल होती रहती हैं, लेकिन आधिकारिक और अनधिकारिक रूप से अपराधी घोषित कर दिए गए इन 6 करोड़ लोगों की कहानी यदा कदा ही हम सुन पाते हैं। उम्मीद है कि हमारा समाज और सरकार इन लोगों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए इनको सिर्फ नागरिक होने का हक देगा, बजाय ऐसे नागरिकों के जो कि अपराधी नहीं है। तारीख का आज का एपिसोड लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे साथी दीपक ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।